नमस्कार ममता जी। आज इस बातचीत की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और इस सिलसिले की शुरुआत हम रवि कथा से करेंगे और उसके बाद हम लोग दुखम सुखम पे चर्चा करेंगे। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि रवि कथा का प्रथम संस्करण सितंबर 2020 में आया और दूसरा संस्करण नवंबर 2020 में आया, यानी सितंबर के बाद नवंबर में ही दूसरा संस्करण भी एक ही साल के भीतर आ गया। इसका मतलब कि आपकी ये कृति पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो रही है और आप जैसे स्थापित साहित्यकार के लिए एक और उपलब्धि आपकी तमाम उपलब्धियों में एक शुमार हो गया ये। तो बातचीत की शुरुआत हम आपसे इस बात से करना चाहेंगे कि आप ही सबसे पहले इस किताब के बारे में हमारे सुनने वालों को कुछ बताएं। अंदाज़े बयां उर्फ रवि कथा। आपने मेरी नवीनतम पुस्तक हाथ में ले ली है मीनू, और मुझे खुशी है क्योंकि जब से मैंने इसको लिखना शुरू किया काफ़ी साल हो गए इसको लिखने में, क्योंकि 2016 में अखिलेश तद्भव के संपादक ने मुझसे कहा था कि आप रवि के बारे में कुछ लिखिए, और तब मैंने उनको पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं लिखूँगी, मैं इस मनस्थिति में नहीं हूँ कि मैं रवि के ऊपर इस समय लिखूँ। रवि दिवंगत हुए थे जो जनवरी 2016 में, और मेरे ख्याल है कि गर्मियों में 2016 में ही अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं रवि के ऊपर कुछ लिखूँ। तब मैंने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, आप लिखिए तो आपको अच्छा लगेगा और आप लिख सकेंगे उसमें। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिख पाऊँगी। मैंने बार बार उसे मना किया, लेकिन तब मैंने केवल 2 चैप्टर्स लिखे थे रवि कथा के, जो शुरू में 2 आए हैं, क्योंकि मेरा दिमाग रवि की बीमारी से निकल नहीं पा रहा था। और जब मैंने 2 चैप्टर्स लिख दिए तब मुझे लगा कि ये सब मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि वो एक बड़ी करुण किस्म की कहानी पढ़ रही थी जिसमें किसी का सीमित ही वो हो सकता है, मतलब रुचि हो सकती है किसी की। तो मुझे लगा कि तुम को गलत है, तो मैंने कहा इसके ऊपर डिलीट दबाओ। और तब मैंने याद किया कि रवि तो वो आदमी थे कि जो बिना अट्टहास लगाए घर में 1 सेकंड बैठते नहीं थे। मतलब उनके नाम से ही हम लोगों को जो याद आती है वो उनकी हंसी और उनकी जुमलेबाजी और उनके किस्से, और वो जितना यारबाश आदमी थे कि किसी डल से डल महफिल को वो जिंदा कर देते थे अपनी बातों से। तो मुझे लगा कि मुझे याद उन्हें करना चाहिए तो सही पर्सपेक्टिव में याद करना चाहिए। जब आप किसी को याद करते हैं तो अंत तो सभी का स्तर बस्तर पे ही होता है, लेकिन बीच के वर्षों में जो उसने किया, जो उसके क्रिएटिव ईयर्स थे, रचनात्मक वर्ष थे, उसमें उसने जो किया उसको ज़्यादा याद करना चाहिए। तो एक फेलो राइटर के रूप में, साथी लेखक के रूप में, मुझे ये लगा कि रवि की मैं जिंदा दिली को याद करूँ। अब वो जिंदा दिली कई बार बड़ी महंगी भी पड़ती थी उनको, उसकी कीमत भी चुकाते थे वो, बैठे बैठे उनकी अदावत हो जाती थी। वो ऐसे आदमी थे जिसे हम कहते हैं कि पहले वो दुश्मन बनाते थे और फिर दुश्मनी निभाते थे और फिर उसको एंजॉय करते थे, ऐसे कहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो या तो ये इलाहाबाद के हवा पानी के अंदर ही शामिल होती है बातें। यह रवि ये अपने साथ पंजाब से लेके आया था, क्योंकि पंजाब में इस तरह की चीज़ें हमें बहुत से उपन्यासों में, उपन्यासकारों में पढ़ने को मिलती है। चाहे वो समझिए कि वो हो राजेंद्र सिंह बेदी हो, कृष्ण चंद्र हो, है ना, बड़े से बड़े लेखक में आप पाएंगे कि ये चीज़ें बहुत हैं कि वो थोड़ी देर बाद अपनी मुसीबत को भी एंजॉय करने लगते। तो रवि का ये था कि ऐसा नहीं कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं थे, बहुत संघर्ष थे। उन संघर्षों की मैं गवाह भी रही हूँ और उसकी भोक्ता भी रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लगा कि रवि की जिंदा दिली को किसी तरह से कैच किया जाए, और इसीलिए तुमने देखा होगा कि इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं कि जब जो बात याद आ गई तब वो मैंने लिख डाली। जी बिल्कुल, इस किताब को पढ़ते समय मुझे बिल्कुल यही महसूस हुआ कि लेखिका ने अपने आप को किसी कालक्रम से नहीं बांधा है, किसी विषय बिंदु से नहीं बांधा है। किसी समय लिखने बैठी और स्मृतियों ने जो भी वर्क खोल दिया
उस वर्क को याद करते हुए और उसको पुनः रचित कर डाला। जी। तो मैंने इसमें ये पाया कि इसमें आपने अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और साहित्यिक जीवन तीनों को बखूबी पिरोया है। अब हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इन तीनों को पिरोने में आप कैसे संतुलन साधा पाई, या कहीं आपसे कुछ छूट गया क्या? छूटा तो बहुत कुछ है दिनों अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि रवि की कथा जो है वो तो अनंता है एक तरह से, और वो कथा क्या गाथा बन जाएगी अगर कोई पूरी लिखी जाए उनके बारे में। बहुत लंबा साथ होता है, दो व्यक्ति 50 साल साथ रह लें या 46 साल साथ रह लें, समझिए लगभग 50 साल, तो आधी शताब्दी का अगर आपका एक दो रचनात्मक लोगों का साथ है तो जाहिर है कि उसमें बहुत बातें ऐसी हैं जो कि अभी नहीं कही गई है, और वो सब बातें दिलचस्प हैं क्योंकि एक तो हमने शहर शहर का पानी पिया और शहर शहर के असरात हमारे ऊपर आए, तो उन सब को अभी पूरी तरह से बांधना मुश्किल है, इसमें पूरा उसमें नहीं आया। और ख़तरा इसमें यह है मुझे कि जो मैं शेष कथा अब लिख रही हूँ, जो बातें छूट गई या मैं लिखना चाहती हूँ उनको, तो मैं जो शेष कथा लिख रही हूँ अब मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई चीज़ रिपीट हो जाए, क्योंकि देखो जीवन तो वही दो लोग जी रहे हैं और उनके दोस्त जो है, उनकी दोस्त की मंडली वो भी वही है, आप वही काम कर रहे हैं, वो एक तरह का रिपीट एक्शन ना हो जाए। कि वाजदा ने अभी पिछले दिनों लाइव शो जो हुआ था विद्यादित्य प्रकाशन का रवि कथा पर, उसमें नहीं रवि के ऊपर हुआ था किस्सा 4.5 यार, रविंद्र कालिया, तो उसमें वाजदा खान ने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि मैं शाम को गढ़ी से अपना पेंटिंग का काम करने के बाद मैं ज्ञानपीठ के दफ्तर जाती थी और कालिया जी मुझे कार में लेके घर आ जाते थे और रास्ते में वो पकौड़े और ब्रेड खरीदते थे और फिर हम सब बैठ के शाम की चाय पीते थे। तो आप ये देखिए, ये एक ऐसा एक्शन था कि जब वाजदा आ गई तब पकौड़े आ गए। ये हमारे घर में एक रूटीन था कि हफ्ते में एक दिन या 2 दिन कभी आती थी, और ये भी बहुत मेहनत करके आती थी क्योंकि गढ़ी से पहले हमारे घर आना, और हमारे घर में जब देर हो जाए तो रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड जाना, और उसके बाद ये नोएडा आती थी। DND ये बोला करती कि DND की बस ले के मैं चली जाऊँगी। तो आप भी देखेंगे हम लोगों के जीवन में कितनी बड़ी रेंज रही है दोस्तों की भी। और इलाहाबाद में भी यही होता था कि पता चला कि ज्ञान रंजन डूकरगंज से और रानी मंडी पैदल आ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान रंजन ना तो साइकिल चलाते थे और ना वो कार इस्तेमाल करते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। वो वॉक करते करते खरामा पैदल चलते चलते और कब पहुँच गए ये पता चलता है। ये जो हमें मुझे लगता है ये जो बस्ती में मस्ती जो है ये इलाहाबाद की देन थी, क्योंकि जब तक हम इलाहाबाद नहीं आए थे तब तक हमने अपने जीवन को कभी भी इस तरह खरामा नहीं जिया था। हमेशा ये रहता था भाई 9:30 की लोकल पकड़नी है, मिस हो गई तो क्लास में मिस हो जाएगी, अगर 9:11 की रवि की मिस हो जाएगी तो वहाँ पे लेट क्या वो में एब्सेंट लग जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, ऐसा जीवन था। लेकिन इलाहाबाद ने हमें मुझे लगता है जीने की कला सिखाती, सबसे बड़ा काम किया। तो इस पुस्तक में देखा जाए तो काफ़ी इलाहाबाद है, और वो इसीलिए क्योंकि वो हमारे संघर्षों का भी शहर था, हमारे सपनों का भी शहर था, और वहाँ पर हमारी रचनात्मकता को बहुत जलवायु मिली, सही जलवायु मिली। हमने इतनी किताबें इलाहाबाद में लिखी, रवि ने इतना बड़ा उपन्यास खुदा से सलामतें लिख डाला है, मैंने बेघर लिख दिया जब मैं जानती भी नहीं थी कि क्या होता उपन्यास लिखना है। तो आप भी देखिए कि एक शहर में आपको ऊर्जा देता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा कि लेखक और लेखक के आसपास का परिवेश हमेशा उसको ऊर्जा देता है, उसको संवारता भी है और उसके साथ सामने नित्य नए सवाल भी खड़े करता है। जी। तो जैसे अभी आपने रवि सर की और अपने साहित्यिकता की बात की कि आप लोगों ने कितना लिखा, कितनी नई नई चीज़ें पाठकों के सामने आई। रवि कथा को पढ़ते हुए मैंने ये देखा, इसमें पाया कि आपने इस पुस्तक में
60 के बाद 70-80 का जो दशक रहा है पूरा, मतलब 2 दशक जो रहे पूरे, उसमें कहानी और साहित्य और आलोचना, ये तमाम विधाएं किस तरह से हिंदी साहित्य को कहाँ प्रभावित कर रही थी, और उसमें कौन नए कथाकार, आलोचक किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे, उस पर भी बात की आपने। तो आजकल जो कहानी आ रही है और उस समय जो कहानी का दौर आपने देखा, क्योंकि आप एक मजबूत स्तंभ हैं कहानीकार के रूप में, तो कहानी के विकास की यात्रा हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कि आपने रवि कथा में कहीं कहीं दर्ज की है। तो कृपया मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि नई कहानी का दौर कैसा रहा आपके समय में, और वो कहानी का दौर आज कहाँ तक आप जाता हुआ देख रही हैं। बहुत अच्छा सवाल है बीनू आपका ये, क्योंकि ये सीधे हिंदी कहानी के विकास से हमें जोड़ रहा है आपका सवाल। तो मैं ये कहूँगी कि जो 7वां, 8वां और 9वां दशक हमने इलाहाबाद में बिताया, और मुंबई में और इलाहाबाद में बिताया, उस दौर में मुझे लगता है कि कहानी वाकई में अपने शिखर पर पहुंची। वो ऐसा दौर था कि जब प्रयोग हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे कहानी में, लेकिन कथ्य की हानि नहीं हो रही थी। शिल्पगत बदलाव आ रहे थे, लेकिन कभी भी कंटेंट की हानि नहीं हुई थी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब से 21वीं शताब्दी का पहला दशक आया, पहले और दूसरे दशक में मुझे लगता है कि कहानी की सबसे बड़ी हानि ये हुई है कि आज कहानी में बिखराव आ गया है। खुद कहानीकार ये नहीं जानता कि उसके लिए बात कहने का सलीका और तरीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या बात का मैटर, बात का प्राण बिंदु। हर चीज़ का एक जान का एक पॉइंट होता है, एक जिसके कहते हैं पल्स पॉइंट, नब्ज़। मुझे लगता है आज हिंदी कहानी की नब्ज़ जो है वो कहानीकार नाम के डॉक्टर के हाथ से छूट गई, ऐसा मुझे लगता है। बड़ी ही निराशा वाली बिंदु पर आपने अपनी बात को रखा है। तो फिर भी कहानी तो अभी भी रची जा रही है जी, उपन्यास भी लिखा जा रहा है जी। तो क्या आपको अभी जो कहानीकार, उपन्यासकार हमारे सामने हैं मौजूदा समय में, उनमें से आप कहीं भी कोई आशा का बिंदु या नया तेज, नई रोशनी, नई ऊर्जा कहीं आपको दिखाई दे रही है, तो उसके भी बताएं। नहीं, बहुत दिखाई दे रही। देखिए, जब हम कहते हैं कि कहानी में बिखराव आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको त्याग देंगे या उस विधा में लिखना बंद कर देंगे, ये नहीं है। आज भी प्रयोग बहुत हो रहे हैं, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, आप देखिए। लेकिन आज मुझे ये लगता है कम से कम कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे हम। जब से तकनीकी विकास हुआ है और सामग्री आपको इंटरनेट पर उपलब्ध होने लगी है, तब से लोगों के मन में ये लालच आ गया है कि अरे हम ये कंटेंट तो वहाँ से लेकर और लिख सकते हैं, और आप उसके चारों ओर ज़बरदस्ती के पात्र और स्थितियाँ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बीच में भी कई लोग बहुत अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, और इतने वो नए भी नहीं हैं लेकिन वो पुराने नहीं पड़े। जैसे कि वंदना राग का उपन्यास आया बिसात पर जुगनू, इसी तरह गीताश्री ने अटेम्प्ट किया हसीनाबाद, और इसी तरह आप सोचिए कि गीतांजलि श्री ने विभाजन की भूमिका को लेकर रेत समाधि में प्रयोग किया, लेकिन उसने थीम से कम और भाषा से ज़्यादा प्रयोग किया। उसने हिंदी के पारंपरिक व्याकरण को तोड़ कर वाक्य बनाए उसमें। ये थोड़ा पेचीदा काम है, ये हर सामान्य पाठक नहीं पढ़ पाएगा इसको। लेकिन हम लोग जो कि हर रचना से जूझते हैं, और हम एक रचना को भी मुझे लगता है कि एक बुल फाइटिंग की तरह लेते हैं कि
अब इसमें हमें विजेता होना है, तो हम मैटाडोर की तरह से हम लड़ते हैं ऐसी किसी चीज़ से। किताबों से इसी तरह लड़ना पड़े तब उनका कंटेंट आपको पता चलता है, समझे ना। तो हम जो पढ़ने वाले लोग हैं, और न जाने कितनी किताबें आई हैं, मैं तो कहूँगी कि जो कथेतर किताबें आ रही है वो भी बहुत बेहतरीन आ रही है इस समय, है ना। कथेतर किताबें एक से एक आ रही हैं, और संस्मरणों की एक से एक अच्छी किताबें आई हैं। आप ये देखिए कि अरुण कंवल ने अपने संस्मरण लिखे हैं, बहुत अच्छे, जो छपे थे तब हम छपे थे। और राजेश जोशी ने अपने किस्सा को था, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। और संस्मरणों में बहुत प्रयोग हुए हैं, मैंने देखा इधर। कार्तिक कुमार जैन तो आदि पुरुष रहे ही हैं संस्मरण लिखने के। हम लोग हंस में उनको लपक लपक के पढ़ा करते थे जब वो लिखा करते थे, और वहीं से ये परंपरा चल निकली है। क्योंकि फिक्शन में और संस्मरण में, मेमोआर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बस इतना फ़र्क होता है कि संस्मरण अपने को यथार्थ के साथ जोड़ कर चलता है, जबकि कहानी और उपन्यास ये छूट ले सकते हैं कि वो अपना यथार्थ वाला दरवाज़ा बंद करके और कल्पना की खिड़की खोल दें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कई बार क्या होता है कि हम काल्पनिक यथार्थ को जीते हैं, और तब हम कहानी और उपन्यास में आगे बढ़ते हैं, हमें गति मिलती है। मतलब तब आप देखिए कहानियाँ एक से एक अच्छी अच्छी लड़कियाँ लिख रही हैं एकदम से। मुझे तो कई बार ये कि जो बहुत ही रवा लिखते हैं लोग, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, बजाय उसकी कि जो बहुत शिथिल लिखते हैं। मतलब कहानी हिरन की तरह दौड़नी चाहिए, हाथी की तरह नहीं चलनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि कोई भी साहित्य की विधा है, नहीं तो कोई क्यों किताब उठाएगा हाथ में, क्यों लिखेगा आखिर, है ना। तो मैंने जैसे मुझे याद है कि एकदम से मैं नहीं बता पा रही, लेकिन कुछ किताबें मैंने जो पढ़ी ना तो बस मज़ा आ गया, जैसे कहते हैं पढ़कर उनको। और कहानियों में आप भी देखिए कि हमारी ये है आकांक्षा पारे, बहुत अच्छी कहानी लिखती है। ईरा टाक बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती है। वंदना राय के पास तो अच्छी कहानियाँ हैं ही। सिनी वाली शर्मा की भी कुछ एक कहानी अच्छी है, भले ही उसमें शिल्प की कमी है थोड़ी सी। उपासना की एक बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी थी। और सबसे बड़ी कार्यकर तो ये नीलाक्षी सिंह है। नीलाक्षी सिंह ने अभी उपन्यास लिखा है खेला, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि मेरी आँख में समस्या है थोड़ी। लेकिन आपने देखिए जितने पृष्ठ मैंने पढ़े हैं उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो तनातनी चल रही है उसको उसने कंटेंट बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जैसे बच्चे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शामिल हैं या जो बड़ी बड़ी ऊंची नौकरियों पर पदों पे हैं, आप जो स्पर्धा देख रहे हैं वो एक अलग किस्म की स्पर्धा है। उस कंटेंट को भी आना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी द न्यू कंटेंट। अब लोग तंग आ गए, ना तो वो पुरानी कहानी पढ़ना चाहते हैं और ना वो इतना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं जो कि हमें कहानी को बोझिल और नीरस बना देता है। कई लोग ऐसे में नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो बेचारे आप तो जाएंगे, अभी वो सब लिखते हैं कि उसमें इतने विवरण ठूस देते हैं वो। तो भाई ये रिपोर्टाज थोड़ी पढ़ना है उनको। रिपोर्टाज तो एक अलग विधा है, वो जर्नलिज्म की विधा है ना। तो मुझे ये लगता है कि कहानी के अंदर रस तो होना ही चाहिए, कहानी में पठनीयता होनी ही चाहिए। उपन्यास में, कहानी में, फिक्शन मीन्स शॉर्ट फिक्शन एज वेल एज लॉन्ग फिक्शन, है ना। तो इतना तो उसमें होना ही चाहिए। अच्छा, फिर एक कहानीकार है, कई बार ये होता है कि कोई कहानीकार अपनी एक फील्ड बना लेता है। तो इस तरह के कहानीकार हैं दीपक शर्मा, वो केवल डोमेस्टिक वायलेंस पे लिखती है, अनरिपोर्टेड डोमेस्टिक वायलेंस विच इज़ अ वेरी बिग इशू, और जो कि ना तो पुलिस के सामने आता कभी और ना समाज के सामने आता। वो परिवार के कमरे के अंदर ही घटित होता है और कमरे में ही वो दम तोड़ देता है, या वो पात्र दम, वो जो जिस पर लिख रही है वो पता चले वो पात्र ही गायब कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी थीम है। हिंदुस्तान की जैसे समाज है हम लोग का, हमारे समाज में चीज़ें बाहर नहीं जाती परिवार से। बहुत बुरा माना जाता है अगर कोई औरत शिकायत करे कि मेरा पति मुझे रात को मारता है, या मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, या मेरे घर में कोई और है, या मेरा पिता ही मान लीजिए मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। इस बात को बहुत बुरा माना जाता है आज भी कहना।
जो कहते हैं वो एक तरह के कलंक के भागी माने जाते हैं। तो आप ये देखिए कि दीपक शर्मा ने इसी को अपनी थीम बना रखा। वो पिछले 40 साल से लिख रही है, मुझे देख रही हूँ 50 साल से लिख रही है वो। और हमेशा उसकी हर कहानी केवल अनरिपोर्टेड डोमेस्टिक वायलेंस पे है, घरेलू हिस्सा। ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर मैं कहूँगी गगनगिल के पास कुछ बहुत अच्छे संस्मरण हैं। उसने अपने पिता पर एक बहुत गजब का संस्मरण लिखा था। पिता की, बाबूजी की, उसकी सरदार जी की जब डेथ होती है तब उसने एक लिखा था। और कई बार ये है कि वो बहुत अच्छा संपादन करती है गगनगिल। और ये वो स्त्रियां हैं जो बिल्कुल चुपचाप रहकर अपना काम कर रही हैं। ये ना तो कभी अपनी कोई प्रचार की कोशिश करती है और ना ये कभी ये है कि अपने ये घोषणाएँ नहीं करती अपने बारे में। ये लोग इस तरह की है। और आप सोचिए कि कविता के क्षेत्र में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, है ना, एक से एक हो रहे हैं। नई लड़कियां बहुत अच्छा लिख रही हैं इस समय कविताओं में। तो साहित्य की दुनिया आबाद तो हमेशा रहेगी, सुनसान नहीं होगी। तुमने ये देखा होगा कि कोरोना काल में भी लोग लगातार लिख रहे, बल्कि ज़्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि और उनके पास करने को कुछ है नहीं। हम सबके रोज़गार तो छिन गए, तो क्या बचा हम लोग के पास? केवल कलम और कागज़, उसकी कमी नहीं है जी। और मुझे ये लगता है कि अब जो अगला साहित्य आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा जैसा कि एक ज़माने में स्पेनिश साहित्य था। और हम लोग कोरोना काल की कहानियाँ लिखेंगे, कोरोना काल के उपन्यास लिखेंगे। सुधा ओम ढींगरा का एक उपन्यास आया है, दृश्य से अदृश्य तक, है, दृश्य से अदृश्य तक, है ना, दृश्य से अदृश्य का सफ़र। ये पूरा कोरोना काल की केस स्टडीज़ है कि जो क्राइसिस लोगों के जीवन में आ रहा है, खासतौर से महिलाओं के। तो वो एक कंसल्टेंट है जो अपने क्लिनिक में जो आती है, उनको जो कंसल्टेशन देती है, उसके बारे में ये है। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक बड़ी डिस्पैशनेट तरीके से उन्होंने कोरोना के काल को बताया। मैंने भी कई कहानियाँ लिखी हैं इधर कोरोना के प्रभाव की, क्योंकि कोरोना आपको तरह तरह की स्थितियों से पिछले एक साल में गुजार रहा है। कभी लगता है कि कोरोना है और कभी लगता है कि कोरोना एक बहाना है। कभी हमको लगता है कि कोरोना एक बहुत बड़ा माध्यम आ गया लोगों के हाथ में आपको दूर रखने का, परहेज के लिए। अगर आज आप आए हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आप यहाँ आए हैं, क्योंकि कोरोना में यह हो गया कि एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचानते, मास्क लगा लेते। मैं सोचती थी कि इसका मतलब सारा जो पहचान है सारी वो नाक और होठों में होती है। मैं सोचा करती थी कि वो माथे और आँखों में होती है, लेकिन अब तो हम किसी को पहचान ही नहीं पाते जब तक वो अपना मुंह खोल के और पुरानी जोराबाई की तरह से ये न कहते कि मैं हूँ उल्टा का लिया, तभी लोग पहचानेंगे कि आप हैं। तो ये पिछले दिनों एक गोष्ठी हुई, वहाँ पे यही हुआ, एक ही आदमी अपना मास्क हटा के बताया जा रहा है कि अरे मैं ये हूँ। तो ये जो क्राइसिस है वो देखिए ये एक विश्व के स्तर पे है। ये क्राइसिस ये विश्व स्तर पे है ये क्राइसिस, और विश्व स्तर पे आएगा साहित्य, और भारत में भी बहुत साहित्य लिखा जाएगा इस पर, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगी मेरे सवालों के आने से पहले ही मुझे बहुत सारे जवाब मिल गए आपके इस लंबे वक्तव्य में। तो वापस मैं अपनी इस रवि कथा पर आते हैं और इनसे एक दो सवाल और आपसे बात करते हैं। रवि कथा से पढ़ के ये लगा कि दो रचनाकार, दो गंभीर लेखन के लोग जब साहित्य रच रहे हैं तो किस तरह से वो एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, कितना अप्रभावित भी रहते हैं, और अपने एजेंडे पे कह लीजिए या अपने विचारों और मूल्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन एक दूसरे के अनुगामी नहीं बनते हैं कहीं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ रवि कथा में दिखाई दी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आप एक स्त्री लेखिका रविंद्र कालिया जी
निश्चित रूप से एक पुरुष लेखक के रूप में जिस तरह स्थापित हैं, लेकिन स्त्री पुरुष लेखक के अलावा ही एक सिर्फ एक लेखक के रूप में एक तरह से समझना एक दूसरे को। और यहाँ पर एक सवाल जो साहित्य जगत में बहुत ही प्रचलित है, स्त्री विमर्श का। आपके साहित्य में हमने जिस तरह से स्त्री विमर्श पाया, वो आप अपने शब्दों में उसे किस तरह से बयान करेंगी, और अपने पुरुष साथी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए आपने किस तरह से अपने भीतर की स्त्री को एक पुरुष के साथ रहते हुए उसको पल्लवित पुष्पित पाया, या क्या कहीं आपको उनको लगा कि आपके मन में कुछ सवाल रह गए उनके प्रति? मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। ये बहुत, देखिए, ये बड़ी नाजुक मोड़ होते हैं, और मेरा ख्याल है कि जब एक रचनाकार दूसरे रचनाकार को पसंद करता है, दोस्ती होती है, और फिर जब वो शादी के बंधन तक पहुंच जाती है बात, रिश्ता वहाँ तक जब पहुंच जाता है, तो जाहिर है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं रहती जितनी कि इश्क मोहब्बत में थी, और आप एकदम नए तरीके से शायद उन स्थितियों से गुजरते हैं जिससे आपको बार बार रूबरू होना पड़ता है। और हिंदुस्तानी विवाह में तो विवाह केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, पूरे परिवार से आपका विवाह होता है। तो इसमें मुझे भी दिक्कतें आई, क्योंकि मेरा तो विवाह जो था वो एक तरह से इंटरकल्चरल रिलेशनशिप थी, क्योंकि हम लाभ कहें कि हम सब भारतवासी हैं, और पंजाब से गुजरात मराठा उत्तर बंगा सबको एक माने हम, वो केवल हम राष्ट्रगान गाते समय करते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ रहते हैं तो पता चलता है कि खाने की रुचियाँ तक हमारी अलग है, समझे ना, कपड़े पहनने के रंग हमारे अलग हैं, पता चलता है कि हमें बिल्कुल एक अलग जीवन पद्धति की आदत है। तो ऐसे में आप देखिए कि मेरे लिए संकट तो बहुत बड़ा था, और रवि के माता पिता जो कि शादी के समय बहुत ही निष्क्रिय और असहयोगी थे, शादी के बाद वो बहुत परम सहयोगी और परम सक्रिय हो गए।